जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन लाइब्रेरी क्लासेस में। तो अभी आधुनिक भारत का इतिहास का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग आज लास्ट वीडियो पढ़ेंगे। और इससे पहले हम भारत का गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर भारत को आज़ादी मिल जाएगा। और इसके बाद ये वीडियो, आज का वीडियो लास्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। ये आपका आया कब? 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया, और इसका क्या क्या अनुशंसाएं थी आज हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, तो देखते क्या इंग्लैंड में जो था ना, इंग्लैंड के एक लेबर पार्टी थी। ठीक है, लेबर पार्टी के प्रधान जो थे, प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने यह घोषणा करवा दी कि उस समय 1948 में तक ब्रिटिश हिंदुस्तानी छोड़ देंगे। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाने के लिए बोले थे कि अंग्रेज जो क्या हिंदुस्तान को छोड़ देंगे हम लोग कब? 1948 में ही, 48 तक ये बोले थे। कौन? उस समय प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के थे, इंग्लैंड के। ठीक है, अब वो लेबर पार्टी के थे कि हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे। और इसी प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाने के लिए क्लीमेंट इटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा था, जिसमें आपका 3 लोग थे। ठीक है, 3 मंत्री थे, और जिसका नाम था कि क्रिप्स, अलेक्जेंडर क्रिप्स, सॉरी अलेक्जेंडर और क्लिप्स और लॉरेंस। ठीक है, तो इसका ट्रिक भी है, एक काल करके है, के फॉर क्रिप्स, ए फॉर अलेक्जेंडर और एल फॉर लॉरेंस। और एल फॉर लीडर होता है, तो उसमें लीडर कौन थे? तो आपका लॉरेंस थे। ठीक है, और इसीलिए भेजे थे कि हम बताए थे कैबिनेट मिशन में कि हम लोग 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। आगे क्या हुआ देखते हैं हम लोग। पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट नकार दिया गया, जिससे सरदार पटेल असंतुष्ट दिखे। भारत एक ऐसा संघ होगा जिसमें केंद्र के पास विदेश रक्षा व संचार जैसे विषय होंगे, तथा अन्य शक्तियां प्रांतों के पास होगी। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को मिलेगी। भारत जो है संविधान निमात्री सभा का गठन करे, जिसे प्रांतीय विधानसभा व देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसका आधार था प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। कैबिनेट मिशन का सबसे आकर्षण पक्ष था प्रांतों को 3 समूह में बांटना। ग्रुप ए में शासन हिंदू बहुमत वाले 6 प्रांत, बी में सामान्य मुस्लिम बहुमत वाले 3 प्रांत, और नॉर्थ उत्तरी पश्चिमी सीमाई प्रांत। ग्रुप सी में मिश्रित जनसंख्या, जहां समिति स्पष्ट थी, बंगाल असम को रखा गया था। कैबिनेट मिशन ने यह प्रबल दिया कि प्रांत पहले अपना संविधान बनाए, फिर समूह का और फिर सहमति के आधार पर संघ का संविधान बनाए। विशेष 1945 के चुनावों में मुस्लिम लीग को विरोध निर्वाचन क्षेत्रों में अत्यधिक लाभ हुआ, और सिंध व बंगाल में उसे बहुमत मिल गया। वस्तुतः बंगाल में मजदूल हक की सरकार को गिराकर सोहरावर्दी की सरकार बनाई गई, जो 1946 के ईस्वी के दंगों में दंगाइयों की मदद के लिए चर्चित रहा। जुलाई 1946 ईस्वी तक ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 सीटें निर्धारित की गई। उससे 205 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, जिससे जिन्ना को भारी निराशा हुई, और इन्हीं परिस्थितियों में उसने 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर भारत को गृह युद्ध में झोंक दिया। कैबिनेट सरकार की अनुशंसा पर अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, जिससे पहले वो मुस्लिम लीग में शामिल होने से मना कर दिए, किंतु बाद में सरकार ने शामिल होकर सरकारी गतिविधियों को बाधित करने लगे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अंतरिम सरकार में विभाग में कौन कौन से व्यक्ति थे देख लेते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों। कि प्रधानमंत्री कौन, विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री तथा सूचना प्रसारण कौन थे? तो सरदार पटेल। रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो बिहार के एग्जाम में कितना बार पूछा चुका है। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। ठीक है,
और खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा। और श्रम मंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम। एक बार फिर इसको पढ़ लेते दोस्तों। प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह तथा सूचना प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। वित्त मंत्री लियाकत अली। और खान एवं बंदरगाह होमी जहांगीर भाभा। और श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने यह घोषणा फरवरी में कर दी कि जून 1948 तक वह भारत छोड़ देंगे। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड वेवेल ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा तो उसे ब्रेक डाउन ज्वाल के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, चूंकि भारत का अंतिम वायसराय थे। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक। माउंटबेटन अपने साथ विभाजन की घोषणा लेकर आया था। सर्वप्रथम माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के संबंध में बाल्कन योजना प्रस्तुत किया किंतु यह असफल रहा। माउंटबेटन ने स्वतंत्रता और व्यावहारिकता को देखते हुए रेड क्लिफ आयोग का गठन किया। माउंटबेटन ने इस संदर्भ में लगभग सभी महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की। जिन्ना, नेहरू, पटेल, गांधी आदि थे और नेहरू को आश्वस्त करते रहे कि वे एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। माउंटबेटन इसके बाद ब्रिटेन गए और अपना विचार रखा कि यदि भारत में गृह युद्ध की स्थिति रोकनी है तो सत्ता भारतीयों को सौंपनी होगी और इसी क्रम में भारत आकर उन्होंने 3 जून को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 4 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में रखा गया और 18 जुलाई को यह पारित हो गया। माउंटबेटन प्लान में देशी रियासतों को यह छूट दी गई कि वह स्वयं निर्णय ले सके भारत में शामिल होना या पाकिस्तान में। विविध देखते दोस्तों। विभाजन योजना पर वार्ता करते समय माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री विभाजन योजना पर वार्ता करते समय माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा और जो गांधी जी कहते थे कि विभाजन मेरी लाश पर से होगा। जब देखा कि लोगों का मन बट चुके हैं और गांधी और नेहरू जैसे प्रमुख नेता भी विभाजन के पक्ष में है तो गांधी जी ने इस विभाजन को 2 भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे जैसा स्वीकार कर लिया। सीमांत गांधी ने उत्तर पश्चिम सीमाई प्रांत को एक में शामिल करने का कहा विरोध किया तथा इसे विश्वासघात मानते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमें भूखे भेड़ियों के समक्ष फेंक दिया। मौलाना आजाद और पुरुषोत्तम दास टंडन ने विभाजन संबंधी प्रस्ताव के विरोध में मत दिया और मौलाना ने यहाँ तक कहा कि विभाजन के लिए इतिहास कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। माउंटबेटन के बाद स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को बनाया गया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही लोकप्रिय हो चुके थे। 1944 में इन्होंने भारत विभाजन संबंधी एक प्रस्ताव भी दिया, जिसे CR चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहते हैं, जिस पर जिन्ना ने टिप्पणी की कि मुझे सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। अब तो ये दोस्तों अब तो आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज आप यहाँ पर खत्म होता है और इससे आगे हम दूसरे टॉपिक को अब लेकर आएंगे। तो आपको ये आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज कैसा लगा जरूर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।